नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम अनुवाद का क्षेत्र कितना व्यापक है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अनुवाद का क्षेत्र जो है वो साहित्यिक कृतियों, ज्ञान विज्ञान, व्यवसाय, व्यवहार आदि सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इन सारी चीज़ों से जुड़कर इस अनुवाद के क्षेत्र का जो है वो विकास हुआ है। ये सारे क्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अनुवाद के बिना इन सारे क्षेत्रों में विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। जब भी हम बात करते हैं साहित्यिक कृतियों की, हम बात करते हैं ज्ञान विज्ञान की, हम बात करते हैं शिक्षा से की, या फिर हम जीवन में व्यवसाय की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जीवन में बिना अनुवाद के ये सारी चीज़ें संभव नहीं हैं। अब हम जानेंगे कि अनुवाद में का क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, सृजनात्मक साहित्य जो है वो एक महत्वपूर्ण साहित्य है जिसके अनुवाद की आवश्यकता है। सृजनात्मक साहित्य इसके अंतर्गत जो है कविता, महाकाव्य, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक आदि अन्य भाषाओं के में लिखी गई चीज़ों या हिंदी में लिखी गई चीज़ों को अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, लोगों के हाथों तक ही नहीं पहुँच रही हैं। जब लोगों के हाथों तक चीज़ें ही नहीं पहुँचेंगी, लोग उनको पढ़ेंगे कैसे? पहली बात तो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि जो लेखक हैं वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होकर के रह गए। लिखते हैं, सृजन करते हैं, लेकिन उनके पास ना तो पैसा है और ना ही वो उसको पब्लिश करा पाते। यदि पैसा भी हो, यदि पब्लिश भी करा लें, तो उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है कि इसको भेजना कहाँ है। वे पब्लिश करा ली, पब्लिश कराने के बाद प्रकाशक ने कुछ कृतियाँ उनको दे दी, कुछ अपने पास रख ली। अब उनको ये नहीं पता कि इनको देना किसको है। कुछ कृतियाँ वो सिर्फ बांट देते तो उससे काम नहीं होता, तो वो कृतियाँ लोगों तक ही नहीं पहुँच रही, पहली बात। दूसरी बात, कृतियाँ किसी तरीके से उन्होंने कुछ लोगों तक पहुँचाई तो वो कुछ लोगों तक ही होकर के रह जाती हैं, बहुत आगे तक वो चीज़ें पहुँच ही नहीं पाती। मैंने ऐसी बहुत सारी कृतियाँ देखी जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो चीज़ें इतने पीछे चली गई गर्त में कि लोगों ने उसको अपने नाम से कर लिया, उन कृतियों को अपने नाम से कर दिया। मोहन राकेश जी ने एक गलती करी थी, जो एक कृति थी जो कि पंडित सुधाकर गोस्वामी जी ने लिखी थी और रिसर्च के साथ लिखी थी और बहुत महत्वपूर्ण कृति है। और वो मेरे परिवार के से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसलिए मुझे मालूम है कि उस कृति पर विवाद हुआ, मेरे पिता ने विवाद किया। मोहन राकेश जी ने धर्मयुग में उससे माफ़ी मांगी, उन्होंने अपने पिता की कृति उसको साबित कर दिया और वो कृति 29 में लिखी गई कृति है और उन्होंने उसको अपने नाम से, मैं इस समय इसके बारे में जिक्र नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि उसके बाद उन्होंने धर्मयुग में उसके लिए माफ़ी मांगी, क्योंकि उस समय वो राइटर जिंदा थे और वो करीब 97 ईयर्स के थे, वो जिंदा थे, इसलिए उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने अपने पिता की कृति कह करके उस कृति को जो है दोबारा से पब्लिश कराने की कोशिश की। तो ना जाने कितने, और उन्होंने जो उसको छिपाया था उसका कारण एक महत्वपूर्ण था, और उस विशेष बात ये थी उस कृति के अंदर कम से कम 3-4 हज़ार पुस्तकों पर शोध कर करके और जो विशेष अध्ययन करके वो कृति लिखी गई थी। लेकिन वो शोध बेकार इसलिए हुआ, वो सारी चीज़ें इसलिए बेकार हुई क्योंकि लोग जो है अपनी चीज़ें आगे तक पहुंचाना नहीं चाहते। कई बार चीज़ें छुपाते हैं, कई बार चीज़ें कई बार उनको पता ही नहीं होता कि लोगों तक पहुंचाएं कैसे, तो इस कारण से चीज़ें रह जाती हैं, जिनका कि अनुवाद भी होना ज़रूरी है, जिनका कि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो मैं एक सामान्य बात बता रही हूँ, लेकिन जीवन में बहुत सारी कृतियाँ आज मैंने ही बहुत सारी बुक लिखी, लेकिन पब्लिश नहीं हो पाई क्यों? उसके महत्वपूर्ण कारण ये है कि पब्लिश भी करा दें तो उसको सबसे बड़ा कारण है कि उसको आगे भेजने का जो आता है
वहाँ कहीं जाकर के हम अवरुद्ध हो जाते हैं। तो आके पब्लिश करा करके उसको केवल घर में रख करके क्या करें, उसको तो प्लेटफॉर्म पे आगे भेजना है। वो कार्य महत्वपूर्ण होता है जो नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ होती है। तो इसमें ज़रूरत है कि उन कृतियों को आगे बढ़ाया जाए। कितने सारे रिसर्च वर्क हैं, मेरे पिता की रिसर्च का काम है, मेरा है, अपना है ना, जाने कितने लोगों ने रिसर्च की है। आज उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो जो पुरानी रिसर्च करी हुई हैं उनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, मुझे समझ नहीं आता। तो अनुवाद का क्षेत्र, सृजनात्मक साहित्य जो है, कहानियाँ हैं, कितनी कहानियाँ लिखी गई हैं, कितनी कविताएँ लिखी गई हैं, ना तो उनकी कोई ऑथेंटिक जानकारी है, जानकारी लोगों तक नहीं है। जो चंद लोग हैं, जो चंद लोग अपनी पुस्तकें पब्लिश करके आगे बढ़ पाए हैं, जिनको इसका ज्ञान है, बस वही लोग समाज के अंदर हैं, वही लोग दिखाई देते हैं, वही लोग बताए जाते हैं कि ये लोग साहित्यकार। अन्य लोग कहाँ गए? क्या इतने दिनों में साहित्य इतना ही कम लिखा गया है? नहीं, साहित्य लिखा गया है लेकिन साहित्य आगे नहीं बढ़ा है। तो महत्व सृजनात्मक साहित्य। फिर धार्मिक पौराणिक साहित्य, वो ग्रंथ जो वेद पुराण और उपनिषद और अन्य चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जिस पे ट्रांसलेशन बहुत 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 बार हुआ है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वेदों पर जो है संस्कृत साहित्य पर जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन संभव नहीं थे। मेरे बाबा ने वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया लेकिन नहीं, पब्लिश ही नहीं हुआ। और वो आज तक अब कृति रखी है या नहीं रखी है मुझे नहीं मालूम। पिछले काफ़ी समय से मैं वहाँ गई नहीं, मुझे पता नहीं। जब तक मेरे पिता थे उन्होंने संभाल कर रखी हुई थी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको कि समाज में लाने की ज़रूरत है। कि ट्रांसलेशन हुए, चीज़ें हुई, लेकिन चीज़ें सामने ही नहीं आ रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ट्रांसलेशन का कार्य है कि वो हमारे वेद पुराण जो महत्वपूर्ण लोगों ने ट्रांसलेशन किए हैं उनको कृतियों को खोजा जाए, उस पर काम किया जाए। अनुवाद का क्षेत्र, दार्शनिक क्षेत्र। दार्शनिक क्षेत्र में हम जब बात करते हैं, पश्चिम में जो प्लेटो है, उनके दार्शनिक सभी भाषाओं में जो दार्शनिक कृतियाँ हैं उनका अनुवाद हो चुका है। विदेशी लोग इस कार्य में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, शोध कार्य में और उसमें। और विदेशी लोगों की सक्रियता का ही परिणाम है कि आज भारत में भी हिंदी का जो भी स्थान मिला है उनकी सक्रियता के कारण से मिला है। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काम किया है वो इतिहासकार हैं, भारत के हैं, उन्होंने काम किया है, अच्छा काम किया है। लेकिन फिर भी देखिए, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है जिसने आकर के किसी तरीके से भारतीय कृतियों को संग्रह करने की कोशिश की, उनको आगे लाने की कोशिश की। तो वो व्यक्ति कहीं भी हम भुला नहीं सकते उनको। गार्सदा तासी का नाम इसीलिए लिया जाता है। समाज विज्ञान संबंधी साहित्य, समाज विज्ञान संबंधी जिसमें समाज विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है। अब देखिए, अब ये इतना अब इस समय आ रहा है इतिहास के बारे में चर्चा, अब जाकर के हुई है। ज्ञानवापी की जब बात हुई, पहले के सारे इतिहासकारों को पता नहीं है, जितने इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी जो साहित्य वो कर क्या रहे थे मुझे समझ में नहीं आता। इतनी रिसर्च करने के बाद उन्होंने आखिर चीज़ों को सामने क्यों नहीं लेकर के आए, क्यों तथ्यों को छुपाने की कोशिश की, क्यों उनको आगे नहीं लेकर के आए। तो ये बातें महत्वपूर्ण होती हैं। शोध सामग्री है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रही हूँ। पत्रकारिता का बहुत बड़ा भाग है जो कि समाचार पत्रों से जुड़ा हुआ है, जो कि अन्य जो है पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है, और जिस पर जो है बहुत सारे काम की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे से जो पत्रकारिता है, बहुत सारे से जो न्यूज़पेपर हैं वो खुल करके बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है जो नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पत्रकारिता में अनुवाद की भी ज़रूरत है और पत्रकारिता को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। कार्यालय कामकाज, प्रशासन संबंधी सामग्री से भारतीय संसद, विधानसभाओं, विधान परिषदों में प्राय सभी भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। ऐसे में सदस्यों के भाषण, प्रस्ताव, विचार विमर्श अनुवाद के माध्यम से पूरे सदन तक पहुंचते हैं। और पूरे सदन के माध्यम से जो प्रशासकीय क्षेत्रों में जो नियमावली है, सूचनाएं हैं, पत्राचार है, परिपत्र हैं, ज्ञापन है, और अदालती कार्यवाही है, फैसले हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन सभी लोगों तक नहीं जा पाती, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अनुवाद
जो है वो अनुवाद के कारण से की गति बहुत धीमी है, जिससे वो चीज़ें अवरुद्ध हो जाती हैं। और हमारे जब हम भारत के अंदर इतनी सारी भाषाओं को देखते हैं तो अन्य जगह पर और वहाँ तक के लोग भी उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। पहली बात तो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके है, विधानसभा वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में जो है पुराने लोग तो पुराने जो ये विशेषकर मैं कहूँगी महिला वर्ग तो को तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो जानने की कोशिश नहीं करती। उनके हिसाब से जो जितना भी राजनीति के जो क्षेत्र है, जो विधानसभा के क्षेत्र है, जो केंद्रीय सूचनाएं हैं, उसके बारे में उनको जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका तो कार्य क्षेत्र सिर्फ घर में किचन तक ही है। किचन से वहाँ बाहर जाने की कोशिश, पढ़ी लिखी महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं, अनपढ़ की बात नहीं कर रही। अनपढ़ महिलाएं हैं तो वो तो मजबूर है, क्योंकि उनको उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है और वो कभी जुड़ने की कोशिश नहीं की, तो आज के जुड़ेंगी जब पूरी ज़िंदगी निकल चुकी है तो। लेकिन जो पढ़ी लिखी हैं उन महिलाओं को भी कोई रुचि नहीं है, उनको पता भी नहीं है विधानसभा होती क्या है। आप पूछ करके देख लीजिए, वो बता ही नहीं पाएंगी विधानसभा क्या होती है, या सामान्य बातें भी नहीं बता सके। विधानसभा तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे। और उन महिलाओं को छोड़ दीजिए, उस समाज की बात करते हैं हम जो पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन किसी अन्य चीज फील्ड में काम कर रहा है, वो उस फील्ड से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके अलावा उसकी सूचनाएं और अन्य जगत की सूचनाएं उसके पास होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि उस समय शिक्षा प्रणाली बहुत लचर थी, इसलिए वो चीज़ें नहीं थी। और बाकी जितना पढ़ा लिखा समाज है, उस समाज के अंदर भी अनुवाद की व्यवस्था ना होने की वजह से चीज़ें नहीं पहुंच पाती। लोग पढ़े लिखे होकर के भी पुरुष समाज में भी केवल 10% 20% जो केंद्रीय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें भी जो सजगता बरतते हैं वो लोग ही सिर्फ इन सब चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट लेते हैं, वरना उनको कोई मतलब नहीं है कि समाज में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या होना चाहिए, इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वो हमारे भारत को छोड़ करके विदेश में सेवाओं में जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ों का उनको लाभ हो रहा है। एक तो फाइनेंशियली उनको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं, और दूसरे उनकी योग्यता को सराहा जाता है, जो कि भारत में नहीं सराहा जाता। भारत में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं को बहुत समय तक इग्नोर किया जाता है। इतना इग्नोर किया जाता है कि वो व्यक्ति टूट करके बर्बादी हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। मैं इसके साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आने वाले भविष्य के आप ही लोग जो है वो कर्णधार हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों में सजगता बरतना चाहिए। व्यापार व्यवसाय संबंधी समझौते पत्राचार के माध्यम से होते हैं, और इसमें बहुत सारी लिखा पढ़ी जो है उसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम में चाहे टेलीविज़न सीरियल हो, डबिंग हो, मूल साउंड ट्रैक हो, इन सब में भी या सब टाइटल हो, इन सब में भी अनुवाद की ज़रूरत होती है, जो कि महत्वपूर्ण हो चुका है। मुझे लगता है कि आज का जो विषय है ये आपको समझ में आ गया, और क्या अनुवाद का क्षेत्र कितना व्यापक है, इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं जिसकी रिसर्च की आवश्यकता है, और जिसमें जॉब का जो वो है एरिया वो बहुत बड़ा है। तो आप लोग यदि अनुवाद के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत व्यापक है और आप इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। अपना वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।